जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस में आपका स्वागत है। आज भी हम चर्चा करेंगे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कोड। पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा की थी? नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं, क्या व्यवस्था थी और कैसे उसने उसके पतन को आसान बनाया, कैसे उसने नेपोलियन से यूरोप को मुक्त कराया। लेकिन नेपोलियन ने बुरा ही नहीं किया यूरोप के लिए, पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए कुछ काम अच्छे करके गया था वो। और उन कामों में एक है नेपोलियन कोड। क्या है नेपोलियन कोड? अगर फ्रांस की बात की जाए, जहाँ नेपोलियन शासक था, तो वहाँ पर क्रांति जो हुई थी, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, ये हुई थी 1789 से 99 तक। ठीक। और नेपोलियन जो था, फ्रांस का प्रथम कौंसल बना। ये बना 1799 से 1804 तक। और फिर ये फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 से 1814 तक। वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। उसके बाद जो है सेंट हेलेना द्वीप पर निष्कासित। यही निर्वासन में ही ये 1815 में, और यही निर्वासन में रहते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ नेपोलियन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। 1804 में जब वो सम्राट बना, उसके बाद ही 1806 में उसने नेपोलियन कोड के बारे में चर्चा करना शुरू किया। नेपोलियन कोड जो है, फ्रांस में असंख्य कानून थे। क्रांति के पहले असंख्य कानून थे, क्रांति के दौरान भी बहुत सारे कानून बने। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि कानूनों, मतलब वहाँ पर एक तो फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था। सामंतवाद में जैसे मान लिया एक फ्रांस है, ऐसे मान लिया एक टेरिटरी फ्रांस है। ठीक। तो इसमें एक यहाँ बन गया, एक यहाँ एक सामंत है, एक यहाँ सामंत है, एक यहाँ सामंत है, एक यहाँ सामंत है, एक यहाँ सामंत है, इधर सामंत है, ऐसे सामंत है। ठीक। दूसरे तो ये जो है, यहाँ सामंत है, यहाँ सामंत है, ये अलग सामंत बन गया, ये अलग सामंत स्टेट है, यहाँ अलग सामंती स्टेट है, यहाँ अलग सामंती स्टेट है, ये अलग किसी का स्टेट है, ये अलग एक मैनर स्टेट है, वो मैनर कहते थे वहाँ पे। तो ये अलग स्टेट है, उस मैनर तो ये मतलब इतने सारे देख रहे हो। इससे भी बहुत ज़्यादा मैनर स्टेट थे, सामंतों के गढ़ थे। उसमें उनका अपना कानून चलता था, हर स्टेट का अलग कानून था। हर फ्रांस में हर स्टेट का अलग कानून चलता था, सैकड़ों कानून थे। तो क्रांति के पहले यहाँ पर क्या थे? सैकड़ों कानून थे। तो मैंने समझाने के लिए बना दिया। फ्रांस का नक्शा ना समझ लीजिएगा आप लोग। एक फ्रांस की टेरिटोरी है, उसमें ढेर सारे कानून, सैकड़ों कानून थे। अब उन कानूनों के रहते एक सम्राट को शासन करने में बहुत दिक्कत है। इसलिए उसने जो है कुछ पुरातन कानूनों को उसने इकट्ठा किया। क्या किया? पुरातन कानून प्लस क्रांतिकाल में बहुत सारे कानून बने, क्रांतिकालीन कानून प्लस नए कानून। इसने यहां से पुरातन कानून को लिया या संशोधन किया इसमें। ठीक। क्रांतिकालीन कानूनों को जो उपयोगी थे, उपयोगी को लिया और नए कानून बनाए। और इन सब का इसने जो है, इन तीनों कानूनों का इसने एनालिसिस के बाद कुछ नियम बनाए। उन जो 5 नियम बनाए गए, जहाँ 5 मुख्य नियम बनाए गए, जहाँ 5 क्षेत्रों के लिए जो नियम बनाए गए, उन्हीं को नेपोलियन कोड कहा जाता था। वो 5 कानून, 5 कौन थे? नंबर 1 था एक समान नागरिक संहिता। सब लोग जानते हैं,
आज भारत में 10 सालों से 4-6 सालों से चर्चा में है, एक समान नागरिक संहिता। इसका कितना इंपॉर्टेंस आज आप समझ रहे होंगे, बेस्ट पूरे विश्व के लिए कितनी जरूरी है ये एक समान नागरिक संहिता। आज हम इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसने 1806-7 में इसको बनाया था। दूसरा, नागरिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता। तीसरा, दंड विधान, आरपीसी सीआरपीसी जो हम आजकल आईपीसी सीआरपीसी जो हम आज अध्ययन करते हैं, दंड विधान उस समय बना। चौथा, अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता, पता नहीं आईपीसी या सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन प्रोसीजर एक्ट, दोनों की, तो ये दोनों यहाँ पर है, अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता। और पांचवा है व्यवसाय संबंधी कानून। इस तरह के इसने कानून बनाए जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, या नेपोलियन कानून संहिता। इसे जो है नेपोलियन की कानून संहिता, नेपोलियन की कानून संहिता या नेपोलियन कोड कहा जाता है इसे, यही नेपोलियन कोड है। अब इसको अगर हम शार्ट में अगर डिस्कस करें इसको, तो इसमें कुछ चीज़ें इसने जो महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए जो इसने बनाई जो है, वो मैं यहाँ देखें मिटा दे रहे हैं इसको। जैसे पहला, समानता का सिद्धांत, समानता का। अब समानता के सिद्धांत के होने की वजह से जो हमने बताया ढेर सारे मैनर स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग कानून थे, तो क्या हुआ, सारे मैनर स्टेट जो उनके सामंत थे और जो नागरिक थे, जो मजदूर थे उनके, वो सब बराबर हो गए। और इससे जो है फ्यूडलिज्म, या कह सकते हैं कि उनके माइनर स्टेट और सामंतवाद ढह गया, और जो ढेर सारे टेरिटरीज बने हुए थे पूरे फ्रांस में, वो ख़त्म हो गए। दूसरा, इसने बड़े पुत्र के उत्तराधिकार कानून को समाप्त किया और सभी पुत्रों को समान माना, सभी पुत्र समान रूप से वारिस। अब देखिए 1806 में 5-6 में कर दिया था, यानी सभी पुत्र, पहले बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी माना जाता था पिता की संपत्ति का, लेकिन अब सभी पुत्र समान रूप से उत्तराधिकारी हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण किया इसने, अब कितना इंपॉर्टेंट है आज आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण किया, विवाह संस्था को, विवाह को पवित्र और अस्थायी बंधन माना, अस्थायी बंधन। ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, विवाह को जितना मजाक उड़ाया जाता था उसको सुदृढ़ बनाने की परंपरा वो वहाँ पे शुरू किया। हालांकि भारत में इसका वैदिक काल के बाद ही हो गया था, वैदिक काल से ही ये सब परंपराएं थी, लेकिन वहाँ पर 1804 में जो अराजकता फैली हुई थी, अराजकता थी, वो हटा दिया गया। वो उसको लिए निश्चित कर दिया कि विवाह एक पवित्र और अस्थायी बंधन है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, और तोड़ना हो तो नियम है। नियम क्या है, तलाक एवं विवाह को स्वीकार किया गया। ये कैथोलिक के विरोध के बावजूद, कैथोलिक इसका बहुत विरोध कर रहे थे, कैथोलिक के विरोध के बावजूद इसके बाद ही तलाक एवं विवाह को स्वीकार किया गया। पिता को, परिवार को पवित्र इकाई माना गया,
परिवार को पवित्र इकाई तथा पिता को मुखिया, पिता को मुखिया, ठीक, पिता को मुखिया माना गया। अब इससे क्या हुआ, पिता को मुखिया मांगने से वो एक स्थिति क्या बनी, एक थोड़ी सी जो नेगेटिव चीज़ें आई वो ये है कि स्त्री को पति के अधीन कर दिया गया। अधीन कर दिया गया। अब ये स्थिति बनी, स्त्री की स्थिति में इससे गिरावट आई। स्त्रियों के बारे में जो सोचने की नेपोलियन ने जो किया था, ये इसमें स्त्रियों को समानता के सिद्धांत का भी यहाँ अतिक्रमण हुआ और स्त्री और पुरुष की समानता के सिद्धांत का भी यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, पूरी तरह से पति के अधीन करने के वजह से। छठवां जो किया गया, संपत्ति के अधिकार, अस्थायी अधिकार को स्वीकार किया गया। संपत्ति के अस्थायी अधिकार को स्वीकार किया गया। संपत्ति पर जो कानूनी अधिकार था मालिक का अपनी भूमि पर, मालिक का, समझिएगा, मालिक का अपनी भूमि पर जो अधिकार था, इसके पहले इतना ठोस रूप से मजबूत कभी नहीं बनाया गया था जितना इस समय बनाया गया। संपत्ति को, मालिक को बहुत ठोस रूप से संपत्ति का अधिकार दिया गया और इससे जो है किसानों को अपनी भूमि खोने का भय खत्म हो गया। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि किसानों को अपनी भूमि खोने का भय खत्म हो गया और निर्द्वंद होकर के बिना डर के अपनी खेती कर सकते थे और इसने किसानों को नेपोलियन का समर्थक बनाया। व्यापक रूप से किसानों को नेपोलियन का समर्थक बनाया, इसीलिए नेपोलियन जो है इतना आगे तक जा पाया। आप समझ सकते हैं कि किसी सम्राट का इतने आगे तक जाना, पूरे यूरोप पर कब्जा करने की सोचना, पूरी दुनिया पर कब्जा करने की सोचना नहीं संभव था, लेकिन इस कहीं न कहीं उसको गहरा समर्थन मिलना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये दिखता हुआ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये संपत्ति को अस्थायी अधिकार को स्वीकार किया गया। इसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई जाने का मतलब है कि ठेका, स्टॉक आदि को मान्यता दी गई और व्यवसाय को, जिससे व्यवसाय सुदृढ़ हो, उससे वो काम किए गए, वो नियम बनाए गए। ट्रेड यूनियन प्रतिबंधित किए गए। ट्रेड यूनियन प्रतिबंधित किए गए। ट्रेड यूनियन को प्रतिबंध लगाया गया। इसका ये हुआ और न्यायालयों में व्यवस्था दी गई कि अगर मालिक और मजदूर का विवाद हो तो मालिक को तरजीह दें। इसको एक पॉइंट के रूप में लिखें, मालिक मजदूर विवाद में मालिक को वरीयता। अब यहाँ भी एक चीज़ आप देख सकते हैं कि मालिक मजदूर विवाद में अगर मालिक को वरीयता दी जाएगी तो समानता के सिद्धांत का हनन हुआ, नैसर्गिक जो एक मानवता का सिद्धांत है उसका भी हनन हुआ। और यहाँ पर दो तीन चीज़ें, जैसे स्त्री के अधिकारों के बारे में और मालिक मजदूर की जो स्थिति थी इसके बारे में जो था उसको छोड़ दिया जाए, तो इन्होंने जो कानून बनाया, इस कानून का महत्व आज भी विश्व में उतना ही महत्व है जितना उस समय उनके बनाते हुए था, नेपोलियन के बनाते हुए था। और नेपोलियन जो कानून बनाया था आज भी पूरे विश्व में धड़ल्ले से आज भी उसका उपयोग हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।